हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। और जो अपनी आंसर राइटिंग की जो सीरीज चल रही है उसमें जो अपनी क्लास 12th की बुक है वो स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले इसका एक वीडियो आ चुका है, ये इसका सेकंड पार्ट होगा, ठीक है। और बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इससे पहले क्लास 11th की दोनों बुक कंप्लीट हो चुकी हैं, उनकी वीडियोज़ भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इन जो मतलब आंसर राइटिंग में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है ये सब आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, व्यावसायिक संरचना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से क्या तात्पर्य है, विकास के साथ इसका संबंध बताइए, ठीक है। तो भूमिका में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ष, ठीक है। तो कार्यशील जनसंख्या है उसका मतलब कितनी एज के किस एज के बीच को जो है कार्यशील जनसंख्या कहा गया है, ये है 15 से 59 वर्ष के जो एज ग्रुप है उसको कार्यशील जनसंख्या कहा गया है। पहली बात तो ये, ठीक है। तो कार्यशील जनसंख्या का विभिन्न व्यवसायों जैसे कृषि, उद्योग और सेवाओं में वितरण व्यावसायिक संरचना कहलाता है। फिर है मुख्य भाग। मुख्य भाग में क्या लिखेंगे कि व्यवसायों को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ श्रेणियों में बांटा गया है। एक देश के विकास का स्तर उनके व्यावसायिक वितरण से पता चलता है। थर्ड पॉइंट इसमें डालेंगे, यदि अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्रियाओं जैसे कृषि, मछली पकड़ना, खनन, ठीक है, ये सब आप इसके एग्जाम्पल और भी हैं, आपको इन सब के एग्जाम्पल पता होने चाहिए, ठीक है। जो भी व्यवसायिक संरचना या जो भी क्रियाकलाप है उनके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्राथमिक में आता है, कौन सा द्वितीयक में, तृतीयक में और चतुर्थ में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक क्रियाओं कृषि, मछली पकड़ना में लगी हैं तो वह देश अल्प विकसित है, ठीक है। इसके विपरीत यदि अधिक लोग द्वितीय क्रियाकलाप यानी विनिर्माण क्षेत्र में और तृतीय क्रियाकलाप यानी सेवा क्षेत्रों में कार्यरत हैं तो वह देश विकसित या विकासशील श्रेणी में आता है। तो इसके अलावा अगर आपको वहाँ पर स्पेस ज़्यादा मिलता है या ज़्यादा वर्ड्स में लिखना होता है तो आप जो ये बच गए हैं चतुर्थ श्रेणी और एक है पंचम श्रेणी, वो भी आपको एक सारणी बनाकर दी हुई है, उनके एग्जाम्पल भी आप वहाँ पर लिख कर आ सकते हैं, ठीक है। निष्कर्ष में लिखेंगे, आर्थिक विकास के साथ साथ जनसंख्या का झुकाव प्राथमिक से द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों की ओर बढ़ता है। ये हम लिख देंगे व्यावसायिक संरचना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के 4 स्तंभों पिलर्स का वर्णन कीजिए। तो भूमिका में सबसे पहले मानव विकास के बारे में लिखेंगे कि डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास का अर्थ लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना है। यह 4 प्रमुख स्तंभों पर टिका है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है, हमें हेडिंग लगा देनी है कि मानव विकास के 4 स्तंभ। पहला हम लिखेंगे समता, इक्विलिटी, ठीक है। इक्विटी में क्या लिखेंगे, समता में कि प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों तक समान पहुंच उपलब्ध करना बिना किसी भेदभाव के। देखो ये वाले जो है आपको मिलाने के लिए भी दिया जा सकता है, ठीक है, चारों शब्द। तो आपको इनका पता होना चाहिए कि ये समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। देखो चार में से 3 शब्द तो एस पर ही हैं, समता, सतत पोषणीयता और सशक्तिकरण, एक है उत्पादकता। तो आपको ये ऐसे करके इजीली थोड़ा याद हो जाएंगे। तो समता में क्या आ गया कि प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों तक समान पहुंच उपलब्ध कराना बिना किसी भेदभाव के, ये है समता। फिर है सतत पोषणीयता यानी सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, वर्तमान संसाधनों का उपयोग इस तरह करना कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अवसर बने रहें, ये है सतत पोषणीयता, ठीक है। फिर है उत्पादकता। उत्पादकता में क्या लिखेंगे कि मानव श्रम की क्षमता बढ़ाना, यह शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से ही संभव है, ये हो जाएगी इसकी उत्पादकता में। फिर है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, लोगों को अपने विकल्प चुनने की शक्ति देना, विशेषकर आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को, ठीक है, यह आ जाएगा सशक्तिकरण में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये चारों शब्द याद रहने चाहिए। और ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि जो मानव विकास है उसके निम्न में से मतलब जो स्तंभ दिए हुए हैं निम्न में से कौन सा नहीं है,
ठीक है, तो 4 की जगह एक अलग आपको ऑप्शन में इन 3 इसमें से दे देंगे और कोई एक अलग शब्द आपको दे देंगे, तो आपको उसमें से पहचान करनी होगी और उसका आंसर लगाना होगा। निष्कर्ष में लिखेंगे कि यदि इनमें से एक भी स्तंभ कमजोर होता है, तो मानव विकास की पूरी इमारत डगमगा जाती है। ये हम इसके निष्कर्ष में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के मापन के लिए मानव विकास सूचकांक HDI की पद्धति को समझाइए। तो सबसे पहले HDI के बारे में लिखेंगे भूमिका में कि मानव विकास सूचकांक देशों को स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के आधार पर 0 से 1 के बीच अंक प्रदान करता है। तो इसको यहाँ पर अंडरलाइन कर देना है, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। फिर है मुख्य भाग। मुख्य भाग में क्या लिखेंगे कि स्वास्थ्य को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के द्वारा मापा जाता है। तो इसको यहाँ अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे कि शिक्षा को, देखो स्वास्थ्य को तो किसके द्वारा मापा जाता है, जीवन प्रत्याशा के द्वारा। शिक्षा को वयस्क साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात के आधार पर देखा जाता है। तो शिक्षा को जो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे कि शिक्षा को वयस्क साक्षरता दर, इसको अंडरलाइन करना है, और सकल नामांकन अनुपात, इसको अंडरलाइन करना है, के आधार पर देखा जाता है। फिर थर्ड पॉइंट डालेंगे इसमें कि संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति को किस में लेंगे, अमेरिकी डॉलर में। ठीक है, तो संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति के माध्यम से आंका जाता है। फिर देखो यहाँ 3 शब्द थे, स्वास्थ्य को किस में मापा जाता है, जीवन प्रत्याशा में। फिर है शिक्षा को मापा जाता है वयस्क साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात में। फिर थर्ड पॉइंट था अपना संसाधनों तक पहुंच, तो संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति के माध्यम से आंका जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें डालेंगे कि इन तीनों संकेतकों का औसत निकालकर सूचकांक तैयार किया जाता है। 0.8 से ऊपर स्कोर वाले देश अति उच्च मानव विकास श्रेणी में आते हैं। अगर आपको वहाँ पर स्पेस मिलता है तो इसकी एक सारणी दी हुई होती है, वो भी आप वहाँ पर बनाकर आ सकते हैं। निष्कर्ष में लिखेंगे कि HDI केवल आर्थिक विकास को नहीं बल्कि जीवन की समग्र गुणवत्ता को मापने का एक सशक्त जरिया है। ठीक है, ये हम इसके निष्कर्ष में लिख देंगे। तो समझ में आ गया, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें उसका आंसर किस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट के बीच मूलभूत अंतर को स्पष्ट करें। ठीक है, तो भूमिका में क्या लिखेंगे कि सामान्यतः दोनों शब्दों को एक ही माना जाता है, लेकिन भूगोल में इनके अर्थ अलग अलग और महत्वपूर्ण हैं। फिर पैरा चेंज करके लिखेंगे, पहला पॉइंट हम इसमें डाल देंगे वृद्धि, या हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप एक साइड लिखें वृद्धि, अंतर करके लिखना है आपको, और दूसरी साइड आपको लिखना है विकास। ठीक है, फिर आप इनको पॉइंट डालकर जो है इनके अंतर को बता सकते हैं, और लास्ट में फिर लिख सकते हैं निष्कर्ष के बारे में। तो वृद्धि में क्या लिखेंगे कि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है। तो यहाँ पे 2 शब्द लिख देंगे, मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष। ठीक है, मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है, यह धनात्मक या ऋणात्मक, घट या बढ़ सकती है। तो दूसरा पॉइंट हम डालेंगे इसमें, धनात्मक या ऋणात्मक। जैसे शहर, यहाँ एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे शहर की जनसंख्या बढ़ना वृद्धि है। ठीक है, फिर जो दूसरा दिया हुआ है विकास, उसके बारे में लिखेंगे कि विकास क्या है, ये गुणात्मक होता है और इसका अर्थ हमेशा मूल्य में धनात्मक परिवर्तन है। तो पहला अंतर इन दोनों का ये हो गया कि जो वृद्धि है वो जो है मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है, और धनात्मक ऋणात्मक दोनों तरीके से होती है, लेकिन जो विकास है वो सिर्फ धनात्मक परिवर्तन को ही देखता है। ठीक है, विकास में सेकंड पॉइंट हम डालेंगे कि विकास तब तक नहीं होता जब तक वर्तमान दशाओं में सकारात्मक सुधार न हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट डालेंगे, यदि किसी शहर की जनसंख्या बढ़ने के साथ सुविधाएं नहीं बढ़ती तो वह वृद्धि तो है पर विकास नहीं है। ठीक है, फिर है निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि वृद्धि एक साधन हो सकती है लेकिन विकास से ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो क्या हो गया कि वृद्धि साधन है, विकास क्या है, अंतिम लक्ष्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य पशुधन पालन और चलवासी पशुचारण में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भूमिका में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, भोजन और आय के लिए पशुओं को पालना प्राथमिक क्रिया है जिसे दो अलग तरीकों से किया जाता है। तो कौन कौन से, हम जो मुख्य भाग है उसमें पहला पॉइंट हम डालेंगे वाणिज्य पशुपालन, ठीक है, और सेकंड पॉइंट डालेंगे चलवासी पशुचारण, ठीक है, या पशुपालन। तो इसमें चलो यहाँ पहला लिख दिया चलवासी पशुचारण या पशुपालन, ठीक है। पहला पॉइंट हम डालेंगे मुख्य भाग में हेडिंग डालकर और इसको अंडरलाइन करना है ब्लैक पेन से। फिर इसके आगे लिखेंगे कि यह एक प्राचीन जीवन निर्वाह गतिविधि है। दूसरा पॉइंट इसमें डालेंगे कि पशुचारक पानी और चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। इसका थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे कि यह प्राकृतिक रूप से होने वाले चारे पर निर्भर है, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, वो भी आप यहाँ पर एनसीईआरटी में देखकर लिख लेना, ठीक है। फिर है वाणिज्य पशुपालन। वाणिज्य पशुपालन में क्या होगा, देखो चलवासी पशुचारण है उसके एरिया भी दिए हुए हैं और उनकी कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। उनको आप एक बार, तभी मैं बार बार बोलती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन देखकर आप इनको एनसीईआरटी से ज़रूर देख लेना और एक बार फिर से खुद से लिखना, ठीक है, खुद लिखने की प्रैक्टिस करना इनको। सेकंड पॉइंट हम डालेंगे वाणिज्य पशुधन या पशुपालन, ठीक है। यह अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है। सेकंड पॉइंट इसमें डालेंगे पशुओं को विशाल रेंज बाड़ों में रखा जाता है। थर्ड पॉइंट डालेंगे इसमें पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन और वैज्ञानिक देखभाल पर ध्यान दिया जाता है, जैसे न्यूजीलैंड, अमेरिका, ठीक है। या फिर आप इनको मतलब ऐसे डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, एक साइड लिख दिया चलवासी पशुपालन और दूसरी साइड लिख दिया वाणिज्य पशुपालन, ऐसे भी करके आप लिख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। निष्कर्ष में लिखेंगे कि जहाँ चलवासी पशुचारण केवल गुजारे का साधन है, वहीं वाणिज्य पशुपालन एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी आप अच्छे से देख लेना। या फिर आपको एक दे करके इनकी विशेषताएं पूछी जा सकती हैं, जैसे वाणिज्य पशुपालन है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में बताइए। या चलवासी पशुपालन है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके बारे में। चलवासी पशुचारण के बारे में बताइए और इनकी विशेषताओं के बारे में बताइए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में कि यह कृषि मध्य अक्षांशों के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। मध्य अक्षांशों के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ जनसंख्या कम और भूमि अधिक होती है, ठीक है। वाणिज्य कृषि में क्या होता है कि प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास बहुत सारा एरिया होता है कृषि करने के लिए, ठीक है। मुख्य भाग में क्या लिखेंगे कि इसकी मुख्य फसल क्या है, गेहूं है, इसको हमें अंडरलाइन कर देना है। इसमें खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, ये हमें पॉइंट डालकर लिखने हैं। यहाँ लिख देना है, हमें हेडिंग लगा देनी है मुख्य भाग में कि मुख्य विशेषताएं, ठीक है, ये हेडिंग डालकर और हमें डालना है पहला पॉइंट इसका कि इसकी मुख्य फसल गेहूं है, इसमें खेतों का आकार बड़ा होता है और जुताई से लेकर कटाई तक का सारा कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। थर्ड पॉइंट इसमें डालेंगे, इसमें प्रति एकड़ उत्पादन तो कम होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, तो हमें इसको भी अंडरलाइन करना है, प्रति एकड़ उत्पादन कम, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें डालेंगे कि यह कृषि मुख्य रूप से यूरेशिया के स्टेप्स, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज यानी स्टेपिस जो घास के मैदान है वहाँ पर, जो प्रेरीज घास के मैदान है वहाँ पर, और अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्रों में की जाती है। यानी शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। निष्कर्ष में हम लिखेंगे, बाकी आप और भी लिख सकते हो, पंपास के अलावा वेल्स है दक्षिणी अफ्रीका में, और जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के क्षेत्र हैं उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं, अगर वहाँ पर आपके पास स्पेस होता है तो, ठीक है। निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि यह पूरी तरह से बाजार के लिए की जाने वाली मशीनीकृत कृषि है, ये हम इसके निष्कर्ष में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, इसके लाभ बताइए। तो सबसे पहले भूमिका में हम मिश्रित कृषि के बारे में लिखेंगे कि एक ही खेत पर फसल उगाने के साथ साथ
पशुपालन भी किया जाता है। यानी फसल उगाने के साथ साथ क्या किया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है, उसे कहा जाता है मिश्रित कृषि। यह विश्व के विकसित भागों जैसे यूरोप, उत्तरी अमेरिका में की जाती है। ठीक है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका की भी, यानी अमेरिका का तो उत्तर पूर्वी भाग और यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग, वहाँ पर इस तरह की कृषि हमें अधिक देखने को मिलती है। फिर है मुख्य भाग। मुख्य भाग में हम इसके लाभ लिख देंगे, यहाँ पे हेडिंग डाल देनी है लाभ। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसमें गेहूं, जौ, राई और चारे की फसलें उगाई जाती हैं। सेकंड पॉइंट इसमें डालेंगे, पशुओं में मवेशी, भेड़, सूअर प्रमुख हैं। थर्ड पॉइंट इसका डालेंगे, इस कृषि में भारी पूंजी, रासायनिक उर्वरकों और उन्नत बीजों का उपयोग होता है। थर्ड पॉइंट इसमें डालेंगे, फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन का पालन करने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। किसान को फसल खराब होने पर पशुओं से आय प्राप्त होती रहती है, जिससे जोखिम कम हो जाता है। यानी ये इसके लाभ हो गए, किसके, मिश्रित कृषि के। ठीक है, फिर निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि देखो, ये मैं फिर से बताती हूँ कि ये लाभ जो है आपको ऐसे एरो डाल के एक पॉइंट लिख दिया, दूसरा एरो डाल के दूसरा पॉइंट लिख दिया, या फिर आप नंबरिंग भी कर सकते हो 1 2 3 4 करके, या फिर ऐसे डॉट डॉट भी करके लिख सकते हो। ठीक है, फिर देखो ये भूमिका लिख दी, फिर हमें पैरा चेंज करके यहाँ लिखना होगा लाभ। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दिया और इसके आगे ऐसे एरो डाल के और पहला पॉइंट लिख दिया, फिर वापस यहाँ से शुरू कर दिया। इस तरीके से एक पैराग्राफ बन जाता है। फिर निष्कर्ष को कहाँ लिखेंगे, निष्कर्ष को यहाँ से लिखना शुरू करना है, ये शब्द तो हमें डालने ही नहीं है, यहाँ से लिखना शुरू करना है एरो लगा के, कि मिश्रित कृषि आधुनिक युग की एक अत्यधिक सफल और वैज्ञानिक कृषि पद्धति है। ठीक है, ये इसका हम निष्कर्ष लिख देंगे। तो हमें आंसर में किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सब तो आप देख लेना। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।